अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कितनी सारी नई चीजें सीखना चाहते हैं। शायद कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई नई जुबान या कोडिंग, पर या तो टाइम ही नहीं मिलता या फिर शुरू करते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है। और सच कहूं तो शुरू में मजा भी कहाँ आता है। बिल्कुल। ये जो शुरुआती दौर होता है ना, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी बोरियत, इसी को फ्रस्ट्रेशन बैरियर कह सकते हैं। निराशा की एक दीवार जैसी। और हाँ, कई लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, क्योंकि लगता है कि जब तक इसमें एकदम माहिर ना हो जाए तब तक मजा नहीं आएगा। सही बात है। जबकि असलियत ये है कि ज्यादातर चीजें तब तक मजेदार लगती ही नहीं है जब तक आप उनमें थोड़े ठीक ठाक ना हो जाएं, थोड़ा बहुत आने ना लगे। तो क्या इस मुश्किल दौर से, इस फ्रस्ट्रेशन बैरियर से जल्दी निकलने का कोई तरीका है कि कम टाइम लगे और झुंझलाहट भी कम हो? हाँ हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, बात यह है कि किसी भी नई चीज में आप बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं और आपको बस एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचना है। एक ऐसा लेवल जहां आपको लगे कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, थोड़ा मजा भी आने लगा है। तो उसके लिए मेरा मानना है करीब 20 घंटे की फोकस प्रैक्टिस, ध्यान लगाकर किया गया अभ्यास काफी होता है। सिर्फ 20 घंटे? लेकिन मैंने तो वो 10,000 घंटे वाली बात बहुत सुनी है कि किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं। हाँ, वो 10,000 घंटे वाली बात, देखिए, वो है विश्व स्तरीय महारत के लिए, एकदम टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए, जैसे कोई ओलंपिक एथलीट या विश्व चैंपियन बनना। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मान लीजिए हम गिटार पे 2-4 गाने बजा सकें दोस्तों के सामने, या कोई नई भाषा में थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। हाँ, मतलब बस इतना कि काम चल जाए, शर्मिंदगी ना हो। बिल्कुल। तो उसके लिए हजारों घंटे नहीं चाहिए। हम यहाँ महारत की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पर्याप्त होने की, बस ठीक ठाक हो जाने की। और वो चीज, आप यकीन मानिए, सिर्फ 20 घंटे की स्मार्ट फोकस्ड कोशिश से हासिल की जा सकती है। नतीजे देकर हैरानी होती है अक्सर। अच्छा, तो ये 20 घंटे वाला तरीका, ये रैपिड स्किल एक्विजिशन जिसे कहते हैं, ये काम कैसे करता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बहुत सीधा साधा 4 कदमों का तरीका है। पहला कदम, जो भी स्किल सीखनी है उसे आप छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लीजिए, सब स्किल्स में। जैसे गिटार के लिए आपने कहा कॉर्ड्स अलग, स्ट्रमिंग अलग। हाँ बिल्कुल, कॉर्ड्स पकड़ना, उंगलियां सही जड़े रखना, स्ट्रमिंग पैटर्न, फिर दोनों को मिलाना, ये सब अलग अलग हिस्से हो गए। फिर दूसरा कदम, हर छोटे हिस्से के बारे में बस इतना जान लीजिए कि आप प्रैक्टिस करते वक्त अपनी गलतियां खुद पकड़ सकें और सुधार सकें। बहुत ज्यादा थ्योरी में डूबने की जरूरत नहीं है शुरू में। अच्छा, मतलब सिर्फ उतना जानना जिससे प्रैक्टिस हो सके। जी। तीसरा कदम, प्रैक्टिस में जो भी रुकावटें आती हैं, जैसे ध्यान भटकता है या सही सामान नहीं है या बस मन नहीं कर रहा, उन रुकावटों को पहचानना और उन्हें रास्ते से हटाना। ये जरूरी है। और चौथा और सबसे अहम, जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उस स्किल के, उन पर कम से कम 20 घंटे ध्यान लगाकर प्रैक्टिस कीजिए, फोकस के साथ। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से या उसके बारे में पढ़ने से बात नहीं बनेगी। हाँ। असल में करना पड़ेगा। ये स्कूल वाली पढ़ाई जैसा नहीं है जहां हम अक्सर विषय के बारे में पढ़ते रह जाते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। हाँ। स्किल सीखना है, जानकारी रटना नहीं। जैसे आपने देखा होगा, कोई 4 साल स्कूल में स्पेनिश पढ़ता है, हाँ। पर एक वाक्य ठीक से नहीं बोल पाता। हाँ। और दूसरी तरफ कोई शायद बाजार में काम करते करते टूटी फूटी ही सही, पर काम चलाने लायक अंग्रेजी सीख लेता है। हाँ, ये तो है। जानकारी जो है वो अभ्यास को बेहतर बना सकती है, उसे दिशा दे सकती है, पर जानकारी कभी अभ्यास का विकल्प नहीं बन सकती। सीखना असल में करने से ही आता है। और यहीं पर वो मानसिकता वाली बात भी आ जाती है, जिसका जिक्र जरूरी है कि क्या हम मानते भी हैं कि हम कोशिश करके सीख सकते हैं। हाँ, वो फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट वाली बात, कि कुछ लोग सोचते हैं टैलेंट तो बस होता है या नहीं होता, बदला नहीं जा सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि अरे नहीं, मेहनत से, प्रैक्टिस से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, सुधारी जा सकती है। बिल्कुल। और आज तो साइंस भी यही कहता है, हमारा दिमाग प्लास्टिक जैसा है, वो बदलता है, खासकर जब हम अभ्यास करते हैं। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। दिमाग के जो हिस्से एक साथ काम करते हैं, उनके बीच का कनेक्शन वक्त के साथ और अभ्यास से मजबूत होता जाता है। इसी से कोई भी स्किल धीरे धीरे आसान और एकदम सहज लगने लगती है। तो ठीक है, मान लिया कि 20 घंटे का फोकस्ड अभ्यास करना है, लेकिन इन 20 घंटों को सबसे ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए? क्या कुछ खास सिद्धांत है इसके लिए? हाँ, कुछ सिद्धांत हैं जो इस सीखने की प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने में मदद करते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या लक्ष्य चुनिए जिसे करने में आपको वाकई मजा आए, दिलचस्पी हो। इससे मोटिवेशन बना रहता है। सही बात है, मजा आएगा तो टिके रहेंगे। बिल्कुल। फिर
कोशिश करें कि एक बार में एक ही नई स्किल पर फोकस करें। 10 चीजें एक साथ शुरू करने से अक्सर कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। ये गलती तो कई लोग करते हैं। जी। और फिर अभ्यास के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे वो गिटार हो या कोई सॉफ्टवेयर या किताबें, वो सब तैयार रखें ताकि जब अभ्यास का समय हो तो शुरू करने में कोई बहाना ना मिले। और हाँ, अभ्यास के समय ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना बहुत जरूरी है। फोन नोटिफिकेशन बंद, टीवी बंद। फोकस्ड प्रैक्टिस के लिए माहौल बनाना। बिल्कुल। और रोज थोड़ा ही सही पर अभ्यास के लिए एक निश्चित समय निकालना, नियमितता बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी चीज, कोशिश करें कि आपको अपनी परफॉर्मेंस पर जल्दी से जल्दी फीडबैक मिले। फीडबैक वो कैसे? वो किसी टीचर से मिल सकता है, किसी दोस्त से जो वो स्किल जानता हो, या आप खुद अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। और एक आखिरी बात, शुरू में परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बार अभ्यास करने पर, यानी मात्रा, क्वांटिटी और गति, स्पीड पर जोर दीजिए। अच्छा, परफेक्शन नहीं बल्कि ज्यादा बार करना और तेजी से करना, ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में गलतियों से डरना नहीं है, बल्कि कई बार शुरू में जानबूझकर थोड़ी मुश्किल चीजों से जूझना भी फायदेमंद होता है। और यहीं पर वो पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस वाली बात आती है। पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस वो क्या है? इसका मतलब है कि जब आप कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ घंटों की प्रैक्टिस में ही सबसे तेज और सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। आपका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होता है शुरू में। और ये जो तेज प्रोग्रेस दिखता है ना शुरू में, इसी से हौसला बढ़ता है और आप उस फ्रस्ट्रेशन बैरियर को आसानी से पार कर जाते हैं। इसीलिए वो पहले 20 घंटे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल चाबी है बस लगातार अभ्यास करते रहना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी नया स्किल, मतलब कोई हुनर, तेजी से कैसे सीखा जाए। खासकर जब कोई चीज बहुत मुश्किल लगे, उसको छोटे समझने लायक हिस्सों में कैसे तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, हमारे पास जो अनुभव है वो यही दिखाते हैं कि चाहे वो प्रोग्रामिंग जैसी कोई टेक्निकल चीज़ हो या फिर टाइपिंग जैसी रोज़ की आदत बदलना हो, सीखने का जो मूल तरीका है वो काफ़ी एक जैसा रहता है। सब कुछ सही शुरुआत करने और हाँ, जो मुश्किलें आती हैं, रास्ते हैं, उनसे निपटने के बारे में है। तो चलिए पहले प्रोग्रामिंग सीखने वाले अनुभव को देखते हैं। आपने बताया कि शुरुआत एक सीधी सादी जरूरत से हुई थी, एक वेबसाइट थी जो बार बार बैठ जाती थी। हाँ, ऐसा ही था। जैसे ही वेबसाइट पर लोग बढ़ते, ट्रैफिक बढ़ता, वो ठप पड़ जाती थी। और वो जो आम समाधान होते हैं ना, जैसे सर्वर महंगा ले लो, वो काम नहीं कर रहे थे। यहीं से प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत महसूस हुई, खास तौर पर रूबी भाषा और जैकल जैसे स्टैटिक साइट जनरेटर को इस्तेमाल करके वेबसाइट को दोबारा बनाने की ज़रूरत, ताकि वो हज़ारों लोगों का लोड आराम से संभाल सकें। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि प्रोग्रामिंग सीखनी है, ये तो बहुत बड़ा काम लगता है सुनने में। इसको करने लायक कैसे बनाया गया, मतलब आसान कैसे किया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसको समझने के लिए प्रोग्रामिंग की पूरी प्रक्रिया को 3 मुख्य हिस्सों में देखा गया। एक है इनपुट, मतलब वो जानकारी जो प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा। ओके। दूसरा है प्रक्रिया, यानी कंप्यूटर को दिए जाने वाले कदम दर कदम निर्देश। अच्छा। और तीसरा है आउटपुट, यानी आखिरी नतीजा। असल में प्रोग्राम क्या है? इन्हीं निर्देशों का एक सेट ही तो है। दिलचस्प। ये तो कुछ फ्लो चार्ट बनाने जैसा लग रहा है। जैसे अगर ये शर्त पूरी होती है तो ये करो, या जब तक ये शर्त पूरी ना हो तब तक ये करते रहो, ऐसा ही होता है? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। और जैसे फ्लो चार्ट में भी हम सोचते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा, वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो प्रोग्राम बंद होने के बजाय क्या करें। सबसे अहम बात ये याद रखना है कि कंप्यूटर हमारी तरह नहीं सोचता, वो कुछ मानकर नहीं चलता। उसे हर छोटी से छोटी बात बिल्कुल साफ साफ बतानी होती है। जैसे किसी ऐसे इंसान को सैंडविच बनाना सिखाना जिसे पता ही ना हो, मतलब ब्रेड उठाओ से लेकर उंगलियां ऐसे मोड़ों तक सब कुछ बताना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, फिर सही भाषा और फ्रेमवर्क चुनने की बारी आई। आपने कहा रूबी और सिनाट्रा जैसे विकल्प चुने गए, क्यों? मतलब इनके पीछे क्या सोच थी? हाँ, तो रूबी इसलिए चुनी क्योंकि उसका कोड लिखने का जो तरीका है, सिंटैक्स जिसे कहते हैं, वो काफी साफ और पढ़ने में आसान माना जाता है, खासकर नए लोगों के लिए। अच्छा। और सिनेट्रा फ्रेमवर्क इसलिए चुना गया, रेल्स जैसे भारी फ्रेमवर्क की जगह,
क्योंकि ये हल्का है, इसमें पहले से बना बनाया कोड कम होता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि सीखने वाला बुनियादी सिद्धांतों पर ज्यादा ध्यान दे पाता है, न कि फ्रेमवर्क की बारीकियों में ही उलझ जाए। समझ गया। फिर असली काम शुरू हुआ होगा, छोटे प्रोग्राम बनाना, टेस्ट करना, गलतियां ठीक करना, डीबगिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही चक्र। कोड लिखो, टेस्ट करो, चलाओ, गलती निकले तो ठीक करो। कोड, टेस्ट, रन, डिबग, जी। ये लगातार चलता रहा। पहला प्रोजेक्ट था एक बहुत ही सरल सिनेट्रा एप्लीकेशन बनाना जो एक जेकेल वेबसाइट को चला सके। इसमें रूट्स बनाना शामिल था। रूट्स मतलब वेबसाइट के अलग अलग पते जो यूआरएल्स होते हैं ना, हाँ। उनको सर्वर पर सही फाइल या सही जवाब से जोड़ना। ओके। फिर कोडेक्स नाम का एक ज्यादा जटिल एप्लीकेशन बनाया गया। उसमें डेटा मैपर जैसे टूल की मदद से डेटाबेस भी जोड़ा गया। लॉगिन जैसी सुविधाएं भी थीं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी था बस लगे रहना, लगातार कोशिश करना, गलतियों से सीखना, और हाँ, कहीं अटक जाओ तो स्टैक ओवरफ्लो जैसी जगहों से मदद लेना, शर्माना नहीं। तो यहाँ मुख्य सीख ये है कि किसी भी मुश्किल चीज को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना आसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो प्रोग्रामिंग से ये सिद्धांत निकला कि जटिलता को कैसे सरल बनाया जाए। अब देखते हैं कि क्या यही तरीका एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती पर भी लागू होता है। मतलब सालों पुरानी एकदम गहराई तक जमी हुई आदत को बदलना, जैसे कि टाइपिंग का तरीका, क्वार्टी लेआउट से कोलमैक लेआउट पर जाना। हाँ, ये मामला काफी अलग था। दिलचस्प भी, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ नया सीखना नहीं था, बल्कि एक पुरानी जो लगभग अपने आप होती है वैसी आदत को भुलाना भी था। और क्यूबर्टी छोड़कर कोलमैक क्यों? मतलब क्या जरूरत थी? अक्षर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो होम रो पर हो, मतलब बीच वाली लाइन पर। इससे टाइपिंग में उंगलियों को कम चलना पड़ता है, कम मेहनत लगती है और उंगलियों की सेहत के लिए भी बेहतर माना जाता है। लेकिन शुरुआत तो भयानक रही होगी। मैंने पढ़ा टाइपिंग स्पीड 61 शब्द प्रति मिनट, मतलब WPM, से सीधे 5 WPM पर आ गई। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। दिमागी तौर पर यह बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग और उंगलियों के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट गया है। शब्द सोच पा रहे थे पर उंगलियां उन्हें टाइप ही नहीं कर पा रही थी। अजीब सा एहसास था। बाप रे। लेकिन यहाँ भी वही व्यवस्थित अभ्यास का सिद्धांत काम आया। केजन जैसे टाइपिंग ट्यूटर का इस्तेमाल किया। इसकी खासियत यह है कि ये उन अक्षरों पर ज्यादा फोकस करता है जिनमें आप बार बार गलती करते हैं। अच्छा, ये स्मार्ट है। और इसमें नींद की भी एक भूमिका बताई गई है। ये बात बड़ी दिलचस्प लगी। क्या मतलब है इसका? क्या हम सोते हुए भी सीखते हैं? रिसर्च तो यही कहती है, खासकर मोटर स्किल्स के मामले में, यानी शारीरिक हुनर। सीखने के बाद जब हम सोते हैं तो दिमाग उस सीखी हुई चीज को मजबूत करता है। इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन, अच्छा। इसीलिए सोने से ठीक पहले अभ्यास करना फायदेमंद रहा। एक और बहुत जरूरी बात पता चली, वो ये कि सिर्फ रोजमर्रा की टाइपिंग से, जैसे ईमेल लिखना वगैरह, जिसे हम एम्बिएंट प्रैक्टिस कह सकते हैं, उससे ज्यादा सुधार नहीं होता। तो फिर कैसे होता है सुधार? सुधार के लिए चाहिए केंद्रित अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस, जहां आप पूरा ध्यान लगाकर अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ टाइप करते रहना काफी नहीं है। समझ गया। मतलब फोकस के साथ प्रैक्टिस। और फिर एनग्राम्स, यानी अक्षरों के आम समूह जैसे TH, ही, ING, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, उनका एम्फीटाइप जैसे प्रोग्राम से अभ्यास करके धीरे धीरे वो 60 WPM का लक्ष्य हासिल किया गया। हाँ, बिल्कुल। इसमें करीब 22 घंटे का फोकस्ड अभ्यास लगा। और ये टाइपिंग वाला अनुभव दिखाता है कि केंद्रित अभ्यास, न कि सिर्फ रोजमर्रा का काम करते रहना, और सीखने के बाद आराम, खासकर नींद, ये नई आदतें बनाने और पुरानी बदलने के लिए कितने जरूरी हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने ये भी दिखाया कि हमारा दिमाग शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा लचीला है, मतलब फ्लेक्सिबल है, और सही तरीके से कोशिश करके लगभग 20 साल पुरानी आदतों को भी बदला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ना हम कुछ अलग अलग स्किल्स, मतलब हुनर, सीखने की जो कोशिशें होती हैं उन पे थोड़ी बात करते हैं। कई बार कोई स्किल पहली नज़र में बहुत मुश्किल लगती है, पर शायद उसे सीखने के प्रोसेस में ही कुछ सीखने लायक हो। जैसे सोचिए, एक बहुत पुराना खेल है, नियम तो एकदम सीधे साधे, पर खेलने के तरीके वो तो अनगिनत हैं। लकड़ी और पत्थर के काले सफ़ेद मोहरों वाला खेल,
कहते हैं शतरंज से भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा। हाँ, सही कहा आपने। वो गो की बात कर रही हैं आप, उसकी खासियत ही यही है। इसमें महारत सिर्फ चालें याद करने या गिनती करने से नहीं आती। हाँ। यहाँ पैटर्न पहचानना और एक तरह का इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान वो जरूरी होता है। सोचिए, एक बहुत पुरानी मशहूर बाजी थी जापान में। एक 17 साल के लड़के शुसाकू ने एक ऐसी चाल चली, बस एक चाल, जिसने पूरे बोर्ड का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, सिर्फ एक चाल से? जी हाँ, एक छोटी सी चाल का असर पूरे बोर्ड पर फैल गया। तो ये सिर्फ जीतने हारने का खेल नहीं है, ये तो अपनी समझ को बेहतर बनाने का एक सफर है, कह सकते हैं। इसमें तो हैंडीकैप सिस्टम भी होता है, मतलब जो कम अनुभवी है उसे शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा पत्थर मिलते हैं ताकि मुकाबला थोड़ा बराबरी का हो। अरे वाह, ये तो बढ़िया सिस्टम है। तो गो में ये पैटर्न और इंट्यूशन वाली बात काफी अहम है। अच्छा, तो क्या यही वाला फंडा, यही सिद्धांत संगीत जैसे क्रिएटिव हुनर पर भी लागू होता है? मान लीजिए कोई एक छोटा साज 4 तार वाला जैसे यूकुलेले सीखना चाहे, क्या कुछ बेसिक सुर या कॉर्ड से शुरू करके सच में बहुत से गाने बजाना सीखा जा सकता है, जैसे वो GDEMC वाले? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। संगीत में अक्सर ऐसा ही होता है। ये जो कॉर्ड्स आपने बताया ना, GDEMC, ये तो इतने कॉमन है कि इन पर हजारों लाखों गाने बने। एक कॉमेडी बैंड भी है, एक्सेस ऑफ ऑसम, उन्होंने मजाक में गाना भी बनाया था इसी पर कि कैसे बस ये 4 कॉर्ड्स बार बार आते हैं गानों में। हाँ, सुना है मैंने शायद। तो सीखने के तरीके को यहाँ भी छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले उंगलियों को कॉर्ड्स पर साधना, हाँ उसमें उंगलियों में दर्द तो होता है शुरू में, वो तो है, बिल्कुल होता है। फिर वो बजाने की लय मतलब स्ट्रमिंग सीखना, और फिर गाने के बोल उसके साथ मिलाना। इनको अलग अलग प्रैक्टिस करके फिर एक साथ जोड़ा जा सकता है। और कभी कभी तो एक अच्छा साज खरीद लेना भी एक तरह की कमिटमेंट बन जाती है। जैसे किसी ने महंगा यूकुलेले लिया तो लगा कि अब तो सीखना ही है। हाँ, ये बात भी है, पैसा लगाओ तो ज्यादा सीरियसली लेते हैं लोग। खैर, वो उंगलियों का दर्द तो मुझे भी याद है गिटार सीखते वक्त। उफ। तो संगीत में भी छोटे हिस्सों में तोड़कर सीखने की बात समझ आई, लेकिन तब क्या जब स्किल थोड़ी फिजिकल हो और जिसमें माहौल का, जैसे हवा पानी का बड़ा रोल हो, जैसे विंड सर्फिंग, देखने में तो बड़ा रोमांचक लगता है, एडवेंचरस, पर क्या सीखना उतना ही मुश्किल है? देखिए, यहाँ पर माहौल को समझना और सेफ्टी वो सबसे जरूरी है। सही शुरुआती सामान चुनना बहुत अहम है, जैसे बोर्ड का साइज, पाल का साइज, ये सब आपकी काबिलियत और हवा की रफ्तार के हिसाब से होना चाहिए। इसमें अनुभवी लोगों की सलाह बहुत काम आती है। जैसे एक किस्सा है कि किसी को सलाह मिली कि शुरू में छोटा पाल इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि बड़े पाल को पानी से खींचना और फिर उसे हवा में संभालना वो काफी मुश्किल होता है शुरू में। अच्छा, ये बात है। तो सीखने के प्रोसेस में बैलेंस बनाना, हवा को पढ़ना और हाँ, बार बार पानी में गिरना और उससे नहीं घबराना, ये सब शामिल है। शुरू में झटके लगते हैं, दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही कंट्रोल आता है। और हाँ, माहौल की अपनी सीमाएं हैं। अगर हवा ही नहीं चल रही तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस रुक जाती है। सीखने की रफ्तार उस पर भी निर्भर करती है। ये तो है, मतलब प्रकृति पर भी निर्भरता है। तो इन अलग अलग अनुभवों से, चाहे वो गो हो, यूकुलेले हो या विंड सर्फिंग, ऐसा लग रहा है कि कोई भी नया हुनर सीखने में कुछ कॉमन बातें हैं। पहली, कि मुश्किल लगने वाली चीज को छोटे आसान हिस्सों में तोड़ो। दूसरी, शुरू की मुश्किलों का सामना करो और उनसे पार पाओ, वो चाहे पहली ऑनलाइन हार हो, उंगलियों का दर्द हो या पानी में गिरना। और तीसरी, सब्र रखो और प्रैक्टिस करते रहो। बिल्कुल सही। चाहे वो दिमागी खेल हो, कोई कला हो या कोई शारीरिक चुनौती, ये बातें हर जगह लागू होती हैं एक तरह से। और एक जरूरी बात ये भी है जो शायद हम भूल जाते हैं, सीखने का मतलब हमेशा एकदम एक्सपर्ट बनना या शिखर पर पहुंचना ही नहीं होता। जैसे वो गो सीखने वाले का किस्सा है, उसने 20 घंटे लगाए, खेल की गहराई समझी, पर फिर छोड़ दिया क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। हाँ, ये भी सही है। तो कभी कभी किसी नई चीज को आजमाना, उसे थोड़ा समझना और फिर संतुष्टि के साथ आगे बढ़ जाना, वो भी अपने आप में एक अच्छा अनुभव हो सकता है। सीखना सिर्फ महारत हासिल करना ही नहीं है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। सीखना अपने आप में एक यात्रा है, मंजिल मिले न मिले। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे सीखने की इच्छा शायद मन में कहीं दबी हुई है। हाँ, इस पर सोचना तो बनता है। हमें जरूर बताइएगा कि इन बातों को सुनकर क्या कोई नई प्रेरणा मिली या मन में कोई सवाल उठा। आपकी प्रतिक्रिया से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये चर्चा किसी काम की थी या नहीं और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।